हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक मैं बीच में इसलिए लाया हूँ क्योंकि पिछले साल के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उसको देखने से ये पता चल रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन या कभी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी टॉपिक से मिल जा रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को डराता है या किसी को थोड़ा ठीक लगता है बट क्वेश्चन नहीं बन पाता। इस टाइप का जो दिक्कत है प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से लगभग सभी को रहता है, इसलिए ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ। इससे पहले एक और टॉपिक होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ये बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले हमको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। उससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, उसको हम आगे के इसका प्रोबेबिलिटी का मैं बता दूं आपको कि 2 लेक्चर होना है। और ये जो लेक्चर है वो एज अ डेमो नहीं होगा, ये रेगुलर लेक्चर जैसे होगा। आप ये 2 क्लास देखेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जितने भी आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है ये चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट है जिसको हम कोई भी घटना है उसके होने की संभावना कितनी है, ये जो चीज़ है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि ये 2 चीज़ मैं आपके सामने रखा हूँ, एक जो है क्यूब है और एक जो है समझ लीजिए सिक्का है। तो इसका सबसे बेसिक चीज़ हमको देखना है वो है प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक है डाइस जिसको हम बोलते हैं पासा हिंदी में, और दूसरा है हमारा ये सिक्का। सिक्का को जैसे उछालते हैं टॉस करने के लिए। तो ये दोनों जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बताएगा कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है। तो जैसे कि पासा आप लोग देखे हैं, ये जैसे कि एक डाइस रोल है, डाइस है, इसमें 6 साइड होते हैं। जैसे हम लूडो खेलते हैं या सांप सीढ़ी खेलते हैं, इस टाइप के गेम में हमको ये जो पासा है उसको फेंकना पड़ता है, डाइस रोल करना पड़ता है। तो ये वाला एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं क्लियर आपको डाइस रोल से करूँगा, क्योंकि इसमें 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, तो हमको ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें से मिल जाएंगे। और दूसरा है हमारा जो टॉस करने के लिए जो हम सिक्का यूज़ करते हैं। तो सिक्के में क्या क्या होता है, एक को हम बोलते हैं हेड और इसके जो पीछे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं टेल। ये दोनों एग्जाम्पल से हम प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना है, किसी भी इवेंट के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ समझेंगे कि कैसे हमको समझना है। जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ पासा को सबसे पहले, या उससे पहले ले लेते हैं सिक्का, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ही हम कॉइन उछालते हैं तो हमको ये पता रहता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम बिना प्रोबेबिलिटी जाने भी ये बोल सकते हैं कि हेड और टेल कोई भी एक आने का चांस कितना है, हाफ हाफ है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो हम बिना प्रोबेबिलिटी को जाने भी बता सकते हैं कि हेड आने का भी जो चांस है वो आधा है, 50% है जिसको बोलेंगे। वैसे टेल आने का भी जो चांस है वो 50% है। तो 50-50% है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/2। अभी हम बिना प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखे ये जान पा रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्वाइन, और दूसरा आपका डाइस को रोल करने वाला। तो हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आधा है और टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी आधा है। तो
इस टाइप का जो है कोई भी इवेंट के होने का जो चांस है उसको जब हम गणितीय भाषा में चेंज करते हैं, मैथमेटिकली जब उसका आंसर देते हैं, तब उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये है बेसिक प्रोबेबिलिटी, और कुछ भी नहीं है। कोई इवेंट होगा तो उसके होने की चांसेस कितना है, वो होगा ही, ये बात बाद में बात की बात है, बट उसका चांस कितना है, इसलिए ये चीज, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, जो मैंने नीचे दो टॉपिक लिखा हूँ एक्सपेरिमेंट, इसमें दो प्रकार का मैं एक्सपेरिमेंट लिखा हूँ। एक है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और दूसरा जो नीचे लिखा हुआ है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जो लैब में होते हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब में जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, बायो के लैब में जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इनका जो आंसर है, इनका जो आंसर है हमेशा एक ही आता है, हमेशा सेम आंसर आता है, ये है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जैसे जो केमिस्ट्री में या 11th-12th में जो साइंस आप लोग सभी पढ़े ही हैं, तो वहाँ पे जैसे हम टाइट्रेशन देखते हैं, तो जो टाइट्रेशन में है उसमें जो पिंक कलर आना है वो हर कोई करेगा तो वैसे ही आएगा, तो ये फिक्स रहता है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये अलग है, इसीलिए समझाने के लिए मैं दोनों को लाया हूँ। और दूसरा जो हमारे काम का है वो है रैंडम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यही जो होता है डायरेक्ट इसी का कनेक्शन होता है प्रोबेबिलिटी से। जैसे कि फिर से मैं उसी में आऊँगा, केवल डाइस रोल में पासा को जब हम फेंकते हैं तो जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इन छयों में से कुछ भी आ सकता है डाइस को जब हम रोल करेंगे तो इसका आप देख लीजिए कि ये रैंडम है ना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और इसी प्रकार 6 तक कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है कि आंसर जो है कुछ भी आ जाता है। तो यही रैंडम एक्सपेरिमेंट से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के स्लाइड्स में प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, अब आप अच्छे से समझिए। अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो यही से। सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से। सैंपल स्पेस ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से उसी एग्जांपल में आऊँगा, आपका डाइस को रोल करते हैं। तो आप सैंपल स्पेस को समझिए, हम किसी भी चीज़ का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, थ्रू एग्जांपल सीखेंगे। और वो जो है केवल एक ही एग्जांपल होगा डाइस को रोल करने वाला। मैं कॉइन वाला भी ले सकता हूँ, बट कॉइन में केवल 2 ही पॉसिबिलिटी होता है, हेड और टेल, इसलिए उसमें से ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता है। तो जब हम डाइस को रोल करते हैं, पासा को फेंकते हैं, सॉरी, तो क्या आता है 1 2 3 4 और 5 और 6, इतना पॉसिबिलिटी है। तो यही जो जितना भी पॉसिबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, जितना भी पॉसिबिलिटी है वो सब के सेट को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जितने भी पॉसिबिलिटी है, जितना भी रिजल्ट किसी काम को करने से आ रहा है, तो उसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लेके चला हूँ डाइस को रोल करना। तो डाइस को रोल करने के बाद हमारे पास 1 से 6 तक का नंबर में से कोई भी आ सकता है। तो ये जो सभी पॉसिबिलिटी है इसी को हम बोलते हैं इस इवेंट के लिए, कौन से इवेंट के लिए, पासा फेंकने के लिए। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको सैंपल स्पेस जानना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको सीखना है। तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो गया,
1 2 3 4 5 6, ये हो गया सैंपल स्पेस। तो इसको हम यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, ये जो S है सैंपल स्पेस है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, क्या क्या पॉसिबल आंसर आ रहा है, ये सभी के सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो ये हो गया आपका पहला एग्जांपल सैंपल स्पेस। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल 2। अब समझिए, अब हम लोग सिंगल कॉइन नहीं, दो कॉइन ले रहे हैं। दो कॉइन हम लोग ले रहे हैं, दो कॉइन को हम लोग फेंक रहे हैं एक साथ। एक आदमी एक कॉइन फेंक रहा है और दूसरा आदमी दूसरा कॉइन फेंक रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप देखिए क्या क्या है। आप सिंपल सोच सकते हैं, जैसे एक कॉइन मैं फेंक रहा हूँ, एक कॉइन आप फेंक रहे हो, तो मेरे कॉइन में आया हेड और उसी समय आपके कॉइन में भी आया टेल, सॉरी हेड। फिर मैं मेरे कॉइन में आया हेड और आपके कॉइन में आया टेल। नेक्स्ट टाइम मैं फेंका तो मेरे कॉइन में आया टेल, आपके कॉइन में आया हेड, मेरे कॉइन में आया टेल और आपके कॉइन में आया भी टेल। तो कितना ठो है। इसके अलावा और कुछ होगा क्या, आप सोच सकते हैं क्या। दो कॉइन को जब हम आप और मैं फेंकते हैं, टॉस करते हैं, तो ये इतना ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। हेड हेड दोनों में, मेरे वाले में हेड आपके वाले में टेल, जस्ट अपोजिट मेरे वाले में टेल आपके वाले में हेड और दोनों के में टेल। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा दो कॉइन को फेंकेंगे तो ऐसी स्थिति में यही हमारा दो कॉइन को फेंकने के बाद जो पॉसिबल आउटकम है, जो मैं यहाँ पे ऊपर में लिखा हूँ व्हाइट कलर से एस, ऑल पॉसिबल आउटकम। तो दो कॉइन को फेंकने के लिए देखिए अलग अलग इवेंट है। पासा को मैं फेंक रहा हूँ तो एक काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जितना पॉसिबल था वो था 1 से 6 तक का नंबर, तो जितना पॉसिबल है वो बन गया सैंपल स्पेस एस। वैसे ही जब मैं दो कॉइन को फेंका तो पहले और दूसरे में क्या क्या आएगा उसका कॉम्बिनेशन लिख दिया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। तो ये जितना पॉसिबल था मैं लिख दिया, इसलिए ये बन गया सैंपल स्पेस। तो अब मेरे को लग रहा है कि इतने के बाद आपको सैंपल स्पेस के बारे में पता चल गया होगा, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सैंपल स्पेस के बाद इवेंट। इवेंट देखने के बाद ही हम लोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी में पहुंच जाएंगे। अब देखिए इवेंट जो है, फिर से समझिएगा, इवेंट जो है सबसेट होता है। इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये चीजें आपको समझना है कि इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। क्लियर है। इवेंट जो है सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। कैसे होता है अब आप देखिए इसको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से पीछे के स्लाइड में जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का 2 लेक्चर या मैक्सिमम हो सकता है तीसरा लेक्चर भी जाए, क्योंकि मेरे को एकदम बेसिक से आपको पढ़ाना है। हो सकता है इसमें से कई स्टूडेंट्स को इतनी बेसिक चीज़ें पता हो, बट मैं सबको लेके चल रहा हूँ इसलिए एकदम बेसिक से आ रहा हूँ। तो भले 3 लेक्चर लग जाए बट आपका प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बिना प्रैक्टिस के मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उतने क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप खोजिए और कीजिए। तो देखिए क्या है सैंपल स्पेस। मैं डाइस रोल वाला आपको ये एग्जांपल लिया हूँ। तो जब मैं डाइस को रोल करता हूँ तो क्या आता है, 1 से 6 तक नंबर आता है ना। 1 से 6 तक नंबर है। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो सैंपल स्पेस है, एग्जाम्पल 1 मैं लेके चलता हूँ आपके लिए, सिर्फ डाइस रोल वाला जो हम पीछे देखे हैं। तो 1 से 6 तक हमारा सैंपल स्पेस में नंबर आ गया, एग्जाम्पल फर्स्ट।
डाइस को जब हम रोल किए, तो अब मैं सीधा लिखूंगा, डाइस को जब हम रोल किए तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बना, 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोलता हूं कि डाइस को जब मैं रोल किया तो मेरे को केवल और केवल इवन नंबर चाहिए, केवल और केवल इवन नंबर चाहिए। तो क्या क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा इवन नंबर के लिए, उसको मैं इवेंट को नाम दे देता हूं ई। तो क्या क्या आना चाहिए, 2 4 और 6, ये हमारे इवन नंबर है। अब ध्यान से देखिए सेट के कॉन्सेप्ट से, ये जो नीचे वाला है इवन नंबर वाला, ये सैंपल स्पेस ऊपर वाला का सबसेट दिख रहा है क्लियरली, जो लिखा हुआ है यहाँ से क्या दिख रहा है, ई जो है सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। क्लियर। अब मैं ले लेता हूं कि नहीं, मेरे को चाहिए ऑड नंबर, मेरे को चाहिए ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वाले इवेंट को मैं ले लेता हूं ए। तो अब मेरे को क्या मिलना चाहिए, 1 3 और 5 मिलना चाहिए। अब इसको भी देखिए, ऑड नंबर वाला जो आया है ए में, वो सभी चीज एस में अवेलेबल है। तो ये भी हो गया आपका ए जो है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट में जितने एलिमेंट होते हैं वो सैंपल स्पेस से या तो कम होंगे या उसके बराबर होते होंगे। अगर मैं बोलता हूं कि मैं डाइस को रोल करता हूं तो मेरे को 1 से 6 तक का नंबर चाहिए, 1 से 6 तक का नंबर चाहिए पूरा। और इस इवेंट को मैं नाम दे देता हूं बी। इस इवेंट को मैं अगर नाम दे देता हूं बी, तो इसमें क्या आएगा, मैं पहले ही बोल दिया हूं कि 1 से 6 तक मेरे को चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान से देखिए, इस समय में जो बी है और एस है दोनों सेम हो गए, है ना। तो यहाँ पे जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस के बराबर हो गया। लेकिन हम सेट थ्योरी से जानते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी बी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इवेंट जो है सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस मेन है जिसमें से सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, और इवेंट में उससे कम होंगे या उसके बराबर होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। तो मैं तीनों एग्जांपल लिख दिया। इवन नंबर लिया तो उससे छोटा मिला लेकिन सबसेट है, ऑड नंबर लिया तो उससे छोटा मिला लेकिन सबसेट है। लेकिन मैं बोला कि मेरे को 1 से 6 तक ही नंबर चाहिए, तो ऐसे में मेरे को क्या क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 मिला। तो पूरा सैंपल स्पेस ही चाहिए था मेरे को। अब इन्हीं तीनों चीज़ों का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आगे। पहले अब देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी को अब समझिए ध्यान से। ये प्रोबेबिलिटी है, ई जो है कोई इवेंट है, ई जो है कोई इवेंट है, कोई भी इवेंट हो सकता है। और एस जो है क्या है, सैंपल स्पेस है। एस जो है आपका सैंपल स्पेस है। क्लियर। और एन जहां पे लिखा है, एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। एन जो बताता है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट एट दैट सेट, है ना। तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट बस बताता हूँ। तो नंबर ऑफ ई लिखा है, मतलब ई वाला जो इवेंट है उसमें कितने ठो एलिमेंट आए। जैसे कि पीछे जाके फिर देख लो, शुरुआत का कॉन्सेप्ट है तो सीखिए एक एक चीज़ों को। पीछे के स्लाइड में क्या है, जैसे कि मैं इवन नंबर बोला, तो इवन नंबर आने का ये इतना सेट है पॉसिबिलिटी, तो कितना ठो आया है नंबर, 1 2 3। तो नंबर ऑफ ई करके जो लिखा है वो क्या हो गया, 3 2 4 और 6। वैसे ही नंबर ऑफ एस, अगर डाइस वाले एग्जाम्पल में जाए तो वहाँ पे क्या आया है, 1 से 6, तो वहाँ पे एलिमेंट कितना हो गया, 6 हो गया। ये चीज़ है। और जो कैपिटल पी लिखा है और उसके अंदर में लिखा है ई, यही नोटेशन है प्रोबेबिलिटी का। क्या का, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी किसका, ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी यही बताएगा आपका। ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं एक नीचे में नोट लगाया हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको और अच्छे से समझिए। ये जो बॉक्स में लिखा है यही मेन है पूरे प्रोबेबिलिटी में, कंप्लीट
यही एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, इसी का यूज होगा। फॉर्मूला एक ही है बट इसके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से पकड़ बनाना होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट्स, इसको हम बोल सकते हैं और दूसरे लैंग्वेज में फेवरेबल कंडीशन बटे टोटल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल, इसको मैं समझाऊंगा, जैसी डाइस का एग्जांपल लूंगा आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, बटे टोटल। टोटल मतलब वही जितना सैंपल स्पेस में आता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब हमारा फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना ठो है, और टोटल तो जितना सैंपल स्पेस में है। ठीक है, नीचे मैं एक कोट लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, इसमें मैं अभी एग्जाम्पल के बाद आऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक डाइस रोल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए अब इसको प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा था उसी से स्टार्ट करते हैं। जब हम डाइस को रोल किए, जब हम डाइस को रोल किए तो हमको सैंपल स्पेस क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लोग पहला इवेंट देखते हैं, इवेंट इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है ना, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं ई। तो इवन नंबर के लिए हमारे पास फेवरेबल क्या क्या आना चाहिए जिसको हम इवन नंबर बोलेंगे, तो 2 4 और 6 आना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर का सेट। यही हमारा फेवरेबल है, इसी को बोलते हैं हम फेवरेबल। अब क्लियर हुआ होगा, ये हमारा फेवरेबल है क्योंकि हमको चाहिए था इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में फिर से वापस जाते हैं। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, नंबर ऑफ फेवरेबल बटा टोटल। टोटल को मैं बताया हूं आपका सैंपल स्पेस। सेम चीज यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, जो हम इवेंट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे इवेंट के लिए ई लिए हैं, जब इवेंट ए होगा तो ए हो जाएगा, बी लेंगे तो बी हो जाएंगे, लेकिन नीचे वाला जो एस है वो हमेशा एस रहेगा क्योंकि वो सैंपल स्पेस है, हर किसी के लिए अलग अलग सैंपल स्पेस रहेगा। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसका, मैं ब्रैकेट में ई ना लिख के लिख रहा हूं इवन नंबर आने का, ताकि आपको और क्लियर हो। तो इवन नंबर आने का सबसे पहले ऊपर में फेवरेबल और नीचे में टोटल। तो हमारा फेवरेबल कितना है, ई में कितना काउंट है, 3 ठो है, और टोटल 6, तो हमारा कितना आ गया प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, आधा है। और आप इसको जनरली ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 से 6 तक नंबर है, उसमें से 3 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो आने का चांस कितना है, हाफ हाफ चांस है। उसी हाफ को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो सबसे समझने का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल होता है वो होता है डाइस को रोल करना, पारा से ही सीखना है, पासा पासा से सॉरी। अब नेक्स्ट एक और इसी में लेते हैं आगे, ऑड नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो आप बताइए ऑड नंबर आने के लिए, ऑड नंबर कितना ठो ऑड नंबर है बताइए, फेवरेबल कितना है। अब डायरेक्ट चलते हैं सीधा, फेवरेबल बटा टोटल। तो ऑड नंबर भी कितने हो सकते हैं, 1 3 या 5। तो टोटल फेवरेबल नंबर 3 और टोटल सैंपल स्पेस में 6, तो 1/2। आप यहाँ से आप सीख गए होंगे कि इवन नंबर आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, आधा है, और ऑड नंबर आने का भी प्रोबेबिलिटी आधा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इससे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, पासा वाला एग्जाम्पल से ही आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आएगा, फिर उसी कॉन्सेप्ट को आपको आगे एक्सटेंड करना होगा। जैसे कि इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि हम कॉइन को, कॉइन से जब हम टास्क करते हैं तो पॉसिबल क्या क्या है, एक कॉइन को कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी
हेड आने की बताइए आप करके। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का कितना है फेवरेबल, एक ही तो है ना हेड आने का, लेकिन टोटल कितना है 1/2। तो हेड आने का भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/2। वैसे ही सेम मैं बोलता हूँ कि टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आधा ही तो है ना, क्योंकि उसमें से एक तो टेल है और एक हेड है, तो चांस कितना होगा 1/2। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ तक आई थिंक आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर है। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ सिंपल सा, यहाँ से अगर आप यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस कई बार ऐसे देता है 1 2 3 4, और उसके बाद मैं आपको सैंपल स्पेस ले रहा हूँ 20। ये है आपका सैंपल स्पेस दे दिया गया है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। इससे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसका आंसर बताना है कि प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। 1 से 20 तक आपका सैंपल स्पेस है। टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है 20 आपको दिख रहा है। अब हमको देखना है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर कितने होंगे पहले हम काउंट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक काउंट करते हैं 1 से 20 तक। ये हम सेट बनाएंगे। क्या एक जो है प्राइम नंबर है, नहीं है। 2 है जो हमारा प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, उसके बाद सीधा 11 प्राइम नंबर है, उसके बाद 13 प्राइम नंबर है, और उसके बाद 17 प्राइम नंबर है, और उसके बाद 19 प्राइम नंबर है। इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर है क्या। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो प्राइम नंबर है, टोटल जो प्राइम नंबर है हमारे पास कितना आ गया। टोटल प्राइम नंबर 1 से 20 के बीच में कितना आ गया 8 आ गया। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है क्या आने का, प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी है, हम इसको कैसे जानते हैं, फेवरेबल बटा सैंपल स्पेस में कितने टोटल है ना। ये टोटल प्राइम का है ना। तो फेवरेबल, फेवरेबल हमारे पास कितना है 8 तो आ सकता है, लेकिन कितने में 20 में। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा और 4 5 जा। तो 2/5 इसका क्या आ गया है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है। कितने से कितने तक के नंबर में, 1 से 20 तक के नंबर में। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस साइड के वीडियो को आपको बस बेसिक की तरह लेना है। आगे जब हम फार्मूला पढ़ते जाएंगे तो फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे और वेन डायग्राम बेस्ड, है ना। इसमें मैं टाइम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपके प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 2/5 इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब हम 5 में हमारा 2 ही बार चांस है कि वो प्राइम नंबर आए, क्योंकि मैं आप शुरुआत में ही बता दिया हूँ कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कितना चांसेस है, कितना चांसेस है करके, है ना। तो 5 बार में हमारा जो चांस बन रहा है वो 2 ही बार का बन रहा है ना। क्लियर। तो यहाँ तक अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको सभी को प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया होगा, जो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आपको सिर्फ याद रखना है, थोड़ा सा समझिएगा इसको। एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया हूँ। एडिशन, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करते समय आपको बोला जाए और, उसको हिंदी में बोलते हैं या अथवा, तो ऐसे केस में जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो हो जाएगा प्लस। वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के आंसर को प्लस करेंगे, है ना। और इसी का जो सेट के में जाते हैं तो ये प्लस क्या हो जाता है, यूनियन का रूप ले लेता है। क्लियर है। आपको पता है कि हम सिंपल जब बोलते हैं
ए यूनियन बी मतलब या तो ए में हो या तो बी में हो, ऐसा बोलते हैं। दोनों में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा जो यूनियन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, या तो ए में हो या तो बी में हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सीखना है कि प्रोबेबिलिटी के केस में अगर कहीं पे या लिखा है या इंग्लिश में और है, जैसा भी आप लैंग्वेज प्रिफर करते हैं, उसको हम अथवा भी बोलते हैं, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी का आंसर प्लस में होगा। ये छोटा सा चीज है बट इसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो ऐसे में आपको अगर कहीं पे एंड बोला जाए, कहीं पे भी एंड बोला जाए, तो ऐसे केस में आपको प्रोबेबिलिटी के आंसर को मल्टीप्लाई करना है। और जब हम एंड बोलते हैं मतलब इसमें भी है और उसमें भी है, तो ऐसे केस में सेट के रिस्पेक्ट में हम उसको कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं एक चीज आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि इसका जो एडिशन प्रिंसिपल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि एडिशन के लिए मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, हम डाइस को रोल किए, डाइस को रोल किया। अब आपको सबको पता है 1 से 6 तक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि डाइस को रोल करने पर एक या 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ये आपको प्रोबेबिलिटी, इतना शॉर्टकट में लिखता हूँ, 1 या 5 आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मैं बीच में ये जो या वर्ड यूज किया हूँ इसको आपको समझना है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या आएगा, 1 आने का प्रोबेबिलिटी। एक तो एक ही तरीके से है ना, लेकिन टोटल कितना है, 6 है। वैसे ही 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, केवल एक ही बार आ सकता है 6 में। लेकिन मैं क्या बोला हूँ, 1 या 5। तो ऐसे केस में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 5, इसमें दोनों के आंसर को आपको ऐड कर देना है। 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 2/6। क्लियर है, इसको और आप सिंपल कर सकते हैं। तो ये होता है एडिशन प्रिंसिपल। तो या जब भी लिखा है प्रोबेबिलिटी में, तो आपको समझना है कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का आंसर प्लस में आएगा, प्लस करके आपको मिलेगा। जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल आपको ये करना है, वो क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेम जब आपको एंड बोला जाए तो वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी में आंसर को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अब एंड वाले का मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा अलग एग्जांपल रहेगा, है ना। आप सोचिएगा, डाइस को मैं फिर से रोल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक डाइस को रोल करूँगा और मैं बोलता हूँ कि 1 और 5, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पासा को हम फेंके हैं, एक डाइस रोल किए हैं, एक ही में 1 आ जाए और 5 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। दोनों एक साथ कैसे होगा, या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। इसलिए ऊपर वाले में हम केवल एक डाइस को लेके चले हैं। यहाँ पे मैं कितने डाइस को रोल करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा 2 डाइस को रोल, है ना। इसको आप समझिए, यहाँ पे मैं करूँगा 2 डाइस को रोल करूँगा, 2 पासा मैं फेंकूँगा। और वैसे में मैं आपको बोलता हूँ कि पहले पासा में 1 आ जाए और दूसरे पासा में क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा प्रोबेबिलिटी 1 और 5 आने का। तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहले पासे में 1/6, और दूसरे पासे में 5 आने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, 1/6। लेकिन मैं बोला क्या हूं आपको, 1 एंड 5 दोनों आने का प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे केस में एंड बोला हूं तो आपका जो प्रोबेबिलिटी दोनों का आंसर है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो गया, 1/36। देखो प्रोबेबिलिटी कितना कम चांस है। ऊपर वाले में आइए, आपका जो 2/6 आया है इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 1/3। फिर से समझिए, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में आप यही छोटे कॉन्सेप्ट के कारण फंस जाते हैं कि आपको वहाँ पे प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है।
तो फिर से देखिए एडिशन प्रिंसिपल में डाइस रोल केवल मैं एक लिया, एक डाइस को लिया हूँ, रोल किया हूँ, तो वहाँ पे या तो एक आए या तो 5 आए, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। तो हमको या बोला हूँ क्योंकि वो एक डाइस में पॉसिबल है, क्योंकि एक आएगा या 5 आएगा, नीचे वाले में वो पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे केस में एक आने का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 1 से 6 हमारा नंबर है और एक आने का फेवरेबल क्या है, एक ही तो है, तो 1/6। सेम 5 आने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6, लेकिन मैं क्या बोला हूँ, या लगाया हूँ, इसलिए ऐसे केस में आंसर क्या होगा, 1 का आंसर और 5 का आंसर ऐड होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो आप इस 1/3 को नोटिस करो कि 3 में से एक बार चांसेस है कि एक आ जाए या 5 आ जाए, क्लियर है। लेकिन नीचे वाले में देखिए 2 डाइस को मैं रोल किया और पहले में आने के लिए 1 बोला और दूसरे पासे में आने के लिए कितना, 5 आना है। तो दोनों केस में दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। लेकिन मैं बोला हूं कि पहले में 1 आना चाहिए और दूसरे में 5 आना चाहिए। तो ऐसा केस कितने बार है, केवल 36 में केवल एक बार ही पॉसिबल है, क्लियर है। आगे हम जब डाइस रोल का 2 पासा को फेंकने वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे एक डायग्राम के थ्रू, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी के लिए एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में हमको इतना ही जानना है। इस पूरे कहानी का सार इतना ही है। वापस मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ जितना हम पढ़े हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों को किसी को भी पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, इस टाइप का है, या पढ़ने में तो मज़ा आता है बट क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इस स्लाइड में कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट आपको आना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये जो लिखा हुआ है फेवरेबल अपॉन टोटल, कितना हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस में कितना वैल्यू है। इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। एक चीज़ ये याद रखना है। अब दूसरा चीज़ आपको याद रखना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में मैं सिर्फ इतना बताया हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको या वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसे केस में आपको प्रोबेबिलिटी के मान को प्लस करना है और उसका एक इक्विवेलेंट बताया हूँ, यूनियन बताया हूँ, लेकिन वो जब हम वेन डायग्राम से देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता दिया हूँ। तो एडिशन या बोला तो आपको प्रोबेबिलिटी के वैल्यू को जोड़ना है, एंड बोला तो प्रोबेबिलिटी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब पीछे आइए, एक नोट जो मैं लगाया हूँ, प्रोबेबिलिटी का मान देखिए, ये आप खुद से सोच सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो मैं बोल रहा हूँ अभी लिखूंगा कुछ भी नहीं, आपको इससे समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का मान, कोई भी ई इवेंट है, एक मैं लिखा हूँ, कोई भी ई एक इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 1 तक हो सकता है। देखिए दोनों जगह मैं लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगाया हूँ, मतलब इक्वल भी हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, परिमेय संख्या में आएगा, कभी कभी ही या तो 0 या 1, मैक्सिमम बाउंड्री कंडीशन ये है। तो इसके बारे में आप सोचिए, जैसे कि दोनों चीज मैं बाउंड्री कंडीशन को ले रहा हूँ, डाइस को मैं रोल करता हूँ, डाइस को मैं रोल करता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि डाइस को रोल करने पर 7 आने की, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या डाइस में 7 होता है, नहीं होता है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो फेवरेबल है, हमारे पास जो फेवरेबल क्या है, 0 है, और हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने हैं, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन सैंपल स्पेस, तो टोटल कितना आ गया, 0। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। वो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि क्या 7 आएगा, कभी नहीं आएगा, मतलब 0। गणितीय भाषा में हम उसको क्या बोलेंगे, जो नहीं आएगा उसको पॉसिबिलिटी क्या है, 0। तो ये क्लियर है। अब सेकेंड देखिए, मैं आपको सेकेंड का एग्जाम्पल भी कराया था आगे में। डाइस को अगर हम रोल करते हैं, पीछे था, डाइस को अगर हम जब रोल करते हैं तो ये देखिए, डाइस को रोल करते हैं और ये थर्ड नंबर जो मैं लिया था इस एग्जांपल में, 1 से 6 तक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी।
तो 1 से 6 तक नंबर आने में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, तो सब का सब आ सकता है। तो यहाँ पे फेवरेबल क्या हो गया आपका 6, और नीचे में भी क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे 6। तो ऐसे केस में क्या आ गया, कंप्लीट हो गया आपका जो फेवरेबल है 1 से 6 तक आने का, वो हो गया आपका फेवरेबल अपॉन सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट, ऐसा मैं लिखता हूँ। तो मैं बोला हूँ कि 1 से 6 तक नंबर आना चाहिए, तो 6 है, और नीचे भी कितने हैं 6, तो कैंसिल होके क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा टोटल हो गया 1। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का मान 1 हो सकता है, मतलब कंप्लीट, और दूसरा वाला है बाउंड्री कंडीशन 0 कि आपका इवेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो वेन डायग्राम है इसको आप समझिए, जैसे हम सेट में देखते हैं सेम वैसी चीज़ है। यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम लेके रखा हूँ, उस पर मैं अभी आया हूँ। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, और ये हो गया इवेंट। इवेंट कुछ भी हो सकता है ना, इवेंट से मतलब आप समझ रहे हैं ना, डाइस को रोल करने पर अगर मैं इवन नंबर आता है बोल रहा हूँ तो इवेंट में 2 4 और 6 आ जाएगा। अगर मैं इवेंट में बोलता हूँ ऑड नंबर आने वाला तो 1 3 और 5 आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि प्राइम नंबर आए तो 2 3 और 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इवेंट है, ये इसका डायग्राम है। तो जैसे आप यूनिवर्सल सेट को, यहाँ से मैं आपका लिंक जोड़ देता हूँ सेट से, जैसे आप सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे लिखते थे एस के जगह पे, और उनके जो सेट होते थे उसको गोले में सर्कल में ए बी करके लिखते थे, सेम चीज़ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में होता है। आपको यूनिवर्सल सेट को सैंपल स्पेस जैसे ट्रीट करना है, और अंदर के सेट को एक इवेंट जैसे, क्योंकि इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है। तो इतने तक की कहानी में सिर्फ प्रोबेबिलिटी में आपको यही जानना है कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। अगर एडिशन या लिखा है तो हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है कहीं पे एंड लिखा है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच होता है। इतना बस आपको जानना है प्रोबेबिलिटी के बेसिक चीज़ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। कुछ डेफिनेशंस जो आपको समझना है, ये सिर्फ याद रखना है आपको। नोट्स बनाएंगे तो आपको इतना ही चीज़ लिखना है। देखिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इक्वली लाइकली इवेंट्स, नाम से पता चल रहा है कि इवेंट्स जो है सेम होने चाहिए, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ऐसा चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, ऐसे इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको सेम मिलती है। जैसे कि मैं आपको इसके लिए एग्जांपल फिर से डाइस रोल करता हूँ। आपको इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कितना इवन नंबर आता है डाइस को रोल करने पर 3, और टोटल 6 है तो 1/2। वैसे ही हमको ऑड, ऑड नंबर में भी कितना मिलता है 3/6, टोटल 1/2। अभी तक तो याद हो गया होगा आपको कि इवन और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो यहाँ पे देखिए इवन की आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और ऑड नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसलिए इसको हम बोलेंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। इवेंट्स 1 मिनट, सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इशू था, इसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो वापस आ जाते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स में। इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा था इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, वैसी ऑड नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। तो सेम प्रोबेबिलिटी है, और सेम प्रोबेबिलिटी को ही हम क्या नाम दिए हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये बेसिक डेफिनेशंस है, इसको इसलिए ले रहे हैं टॉपिक्स में क्योंकि कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं से आ जाता है, तो आपको डेफिनेशन थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। उसके नीचे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
आप हिंदी में एक बार नाम देख लीजिएगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर डिसजॉइंट। ये अपवर्जी बोलते हैं इसको, परस्पर अपवर्जी। मैं एक बार लिख देता हूं बट आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। परस्पर अपवर्जी इस टाइप के इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट आपको पता है कि दोनों जो इवेंट हो रहे हैं उसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं ले रहा हूं आपके लिए फिर से सेम चीज आपको, जो ये डाइस रोल वाला जो चीज है वो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देगा प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे कि डाइस रोल करने पर इवन नंबर आने पर क्या क्या आता है, 2 4 और 6। और ऑड नंबर के लिए क्या क्या आता है, 1 3 और 5। तो ये इवेंट को मैं नाम देता हूं ए। किसको, जिसमें से इवन नंबर आ रहा है उसको मैं नाम देता हूं ए। और जो ऑड नंबर आ रहा है उस इवेंट को मैं नाम देता हूं बी। तो यहाँ पे आप दोनों से क्लियरली देखिए, क्या ए इवेंट और बी इवेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या। एक में 2 4 6 है, एक में 1 3 और 5 है। ठीक है, क्लियर। दोनों डेफिनेशन में अंतर समझिए। ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी के बेस पे इवेंट्स को बता रहा है कि 2 इवेंट है, दोनों की हम प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने पर हमको सेम आंसर मिल गया तो हम उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। लेकिन नीचे वाला डेफिनेशन क्या बोल रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग अलग है, आर डिसजॉइंट। मतलब इवेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है की बात हो रही है। ये मेन रिजल्ट है जिसको हम यूज करेंगे आगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं इंटरसेक्शन उनका जीरो है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट साथ साथ चलेगा। यहाँ पे सेट थ्योरी का काफ़ी पोर्शन हो गया है डेमो की क्लासेस में। बेसिक जो चीज़ें हैं मैं बता चुका हूँ आपको। यूनियन इंटरसेक्शन आपको अच्छे से बता दिया हूँ, वेन डायग्राम बता दिया हूँ। सेम वेन डायग्राम हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं रहेगा। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या डिसजॉइंट इवेंट्स। अब आगे 2 3 डेफिनेशन और है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स, इसको आप यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखिए लैंग्वेज। यदि A1 A2 A3 AN are events of sample space, if A1 A2 A3 AN are events of sample space such that, देखिए क्या कर रहे हैं, सभी का इवेंट्स में क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। और एलिमेंट्स किस रूप में है, सेट के रूप में है। और सेट में हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है, यूनियन का ऑपरेशन होता है। तो यदि हम उन इवेंट्स का जब यूनियन लेते हैं तो हमको पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो जितने इवेंट है उसको बोलते हैं, उसके सेट को, कि ये एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स है। आप फिर से सेम एग्जांपल देखिए डाइस को रोल करने पर, समझिए एग्जांपल तब आपको समझ में आ गया। फिर से हम डाइस को रोल किए, हमारा सैंपल स्पेस बना 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारा जो इवन नंबर आने का इवेंट है इसको मैं ले लेता हूँ नाम ए। इवन नंबर आने का इवेंट क्या है, 2 4 और 6 आ जाएगा। हमारा जो ऑड नंबर आने के इवेंट को मैं नाम देता हूँ बी। तो क्या आ जाएगा भाई, 1 3 और 5। अब मैं लेके देखता हूँ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब मैं लेता हूँ तो ध्यान से देखो क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। टोटल क्या दे दिया हमको, टोटल एस दे दिया। तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलते हैं, ए और जो बी है दोनों एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स है। क्यों, क्योंकि इनका जब हम यूनियन लेते हैं तो हमको पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता है। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। अगर
हमारा सैंपल स्पेस सेम 1 2 2 6 है। क्या है हमारा पासा को हम फेंके हैं, डाइस रोल किए हैं। यहाँ पे देखिए अब मैं जो इवेंट ले रहा हूँ वो है आपका इवेंट नंबर, ठीक है। इवेंट नंबर तो हमारा क्या आ जाएगा 2 4 और 6। बी जो इवेंट ले रहा हूँ मैं हो गया प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या आ जाएगा 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। अब मैं ए यूनियन बी करता हूँ, ध्यान से समझना। ए यूनियन बी करता हूँ तो क्या 1 दिख रहा है? नहीं है। यूनियन में 2 3 आ रहा है, या तो ए में हो या तो बी में हो, कहीं में एक में होता है तो हम उसको उठा लेते हैं यूनियन में, और जो दोनों में हो तब तो कोई बात ही नहीं है। 2 3 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। क्या यहाँ पे ये टोटल एस बना पाया? क्या एक कम पड़ गया, इसलिए ए यूनियन बी जो है एस के बराबर नहीं है, उससे छोटा बन गया। तो ऐसे केस में हम ए और बी को क्या नहीं बोलेंगे? एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स नहीं बोलेंगे। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ पे तीसरा सेट ले लेता, मान लो अब सी ले लेता, और सी को मैं ले लेता सिंगलटन सेट 1, तो अब यूनियन लेके देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी का मान क्या आ गया है? 2 से 6 तक आ गया है, और सी क्या है? 1 है, तो 1 से क्या आ गया? 6। तो ये टोटल क्या बना लिया? एस। तो अब ये तीनों मिला के एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट बन गए। क्लियर है? ये हो गया डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ डेफिनेशन है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट जो टॉपिक है उसका हम आगे यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखने के बाद। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही जानिए उसके नाम के अकॉर्डिंग, इंडिपेंडेंट इवेंट, एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट के होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो ऐसे इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। मैं आपके समझाने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं आपको। दो हमारे पास डाइस है। क्लियर है? दो हमारे पास डाइस है, एक डाइस मैं फेंकता हूं, एक डाइस आप फेंकते हो। क्या मेरे डाइस रोल करने पे जो नंबर आएगा वो आपके डाइस रोल करने पे नंबर पे डिपेंड करेगा क्या? कुछ भी आ सकता है। मैं फेंक रहा हूँ 5 4 6, कुछ भी आ सकता है, वहाँ भी 1 2 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं क्या? तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका फॉर्मूला हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद पढ़ेंगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आए हुए हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट से आए हुए हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा थ्योरी अभी पढ़ना है आगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में इतना ही जानिए कि दोनों इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, नाम से ही पता है। ठीक है? अब एक लास्ट, अभी के लिए लास्ट है, फिलहाल के लिए, कॉम्प्लीमेंट इवेंट। जैसे आप कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़े हैं, अगर आप वेन डायग्राम सेट थ्योरी के लिए पढ़े हैं, सेम कॉन्सेप्ट को आपको उठा के एज इट इज़ यहाँ ले आना है प्रोबेबिलिटी में। जैसा आपका सेट को देखने का नज़रिया है वेन डायग्राम के थ्रू, सेम आपको प्रोबेबिलिटी को देखना है, फिर आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो जो लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। यदि ई मतलब कोई एक इवेंट है, सैंपल स्पेस एस का एक इवेंट है, वेन डायग्राम भी साथ में देखते जाइए, तब इसके जो कॉम्प्लीमेंट को हम क्या क्या नाम से डिनोट करते हैं, जैसे वहाँ करते थे सेम, ई का कॉम्प्लीमेंट ई के ऊपर सी लगा दिए, या ई के ऊपर डेस लगा दिए, या ई के ऊपर बार लगा दिए, ये तीनों नोटेशन चलेगा, तो इसको हम बोलते हैं ई का कॉम्प्लीमेंट इवेंट। अब ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे सेट थ्योरी में ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या करते थे? यूनिवर्सल सेट से घटा देते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हो जाएगा। हमारा जो ई को छोड़कर जो बाकी भाग है वही हो जाता है ई का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो मैं वो रीज़न सेट कर देता हूँ। देखिए ये वाला रीज़न जो येलो कलर से जो हम सेट कर रहे हैं, ये वाला जो रीज़न है आपका, ये बना देता है ई का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा इंतज़ार और करिए, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए इसको।
वेन डायग्राम की तरह से आपको सोचना है। ये अंदर का जो सर्कल वाला पार्ट है वो ई है और उसके बाहर का पार्ट क्या है, ई का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आप यहाँ पे सोचिए, मान लो ई का होने का प्रोबेबिलिटी कुछ भी है, तो ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, इतना। और दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों को हम जब मिला देते हैं, यहाँ पे मैं इसके बाद लिख रहा हूँ, दोनों को मिला देते हैं ई यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। तो हमको पूरा क्या मिल रहा है बताइए, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस मिल रहा है तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो ई का होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा और ई के कॉम्प्लीमेंट का जो होने का प्रोबेबिलिटी होगा, वो दोनों मिला के क्या आपको 1 मिलेगा। ये आप समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि देखिए एरिया वाइज आप देखिए इसको वेन डायग्राम के थ्रू, ई जो है ये जो सर्कल वाला भाग है हमारा ये वाला, और उसके बाहर का पूरा भाग हमारा क्या हो गया, ई के कॉम्प्लीमेंट का भाग हो गया। तो हमारा जो फेवरेबल, अगर दोनों को देखते हैं ई और ई का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों का ई का होने का जो भी प्रोबेबिलिटी हो, तो ई के कॉम्प्लीमेंट का होने का प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरा एस होने का प्रोबेबिलिटी। और एस होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एस बाई एस हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। क्लियर है? ये आपका 5 स्टार रिजल्ट है। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में यहीं से आपको कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी को निकालना होगा। अगर आपको ई दिया है तो ई का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लेंगे कैसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आप ई करके। क्लियर है? तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट इवेंट हमारा 5वां डेफिनेशन। अब इसके बाद जो सेट थ्योरी में हम पढ़े हैं, यूनियन और 2 सेट का यूनियन और 3 सेट का यूनियन के लिए सेम फार्मूला है, तो उसमें मैं आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसमें ध्यान से देखिए, ये हमारा जो टोटल होता था वहाँ पे हमारा क्या होता था, यूनिवर्सल सेट होता था। यहाँ पे हमारा होगा सैंपल स्पेस। वेन डायग्राम को ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला के लिए वेन डायग्राम उसके साइड में है। तो ए बी सी 3 रेंडम इवेंट है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें लेते हैं वो रेंडम होती है। तो ये हमारा जो डायग्राम है वेन डायग्राम, ये हमारा है एस। ये जो दूसरा सेट अंदर में जो 2 सर्कल है वो ए और बी है। फिर से मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा जैसा आप फार्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ इनसेट ए प्लस नंबर ऑफ इनसेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद करिए, ये फार्मूला आप पढ़े हैं। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए, नंबर n को हटा के हम हर जगह p लगा दिए हैं, सेम फार्मूला। क्लियर है? तो ये वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया था। तो ध्यान से देखिए, अगर हम सभी जगह, ये हमारा ए यूनियन बी जो है हमारा फेवरेबल है, इसमें अगर हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग दे दे, तो ए यूनियन बी बटा सैंपल स्पेस, सेम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से यहाँ भी भाग दे दे, यहाँ भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग दे दे, और यहाँ भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग दे देंगे। तो क्या ये वही फॉर्मूला है कि जब भी ऊपर में फेवरेबल और नीचे में टोटल होता है तो एन जो है नंबर वो किसमें, ये जो है प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाता है। तो ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट से जब हम भाग दे दिए तो वहीं से सेम फार्मूला प्रोबेबिलिटी में चेंज हो गया। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, जो फार्मूला सेट थ्योरी के लिए होता है सेम फार्मूला हमारे प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। जैसे कि देख लो, फिर से मैं एलिमेंट के थ्रू आपको बता रहा हूँ, एन पी ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए का एरिया क्या क्या है, देखो ये वाला एक तो ए का एरिया और ये वाला भी ए का एरिया है, भले वो इंटरसेक्शन में है। सेम बी का बोल रहा है, तो पी बी का एरिया ए वाला एरिया भी और ये वाला भी, दोनों साइड में उसके पॉइंट मिलेंगे। तो देखिए पी ए प्लस पी बी दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, ये सब जुड़ गया। लेकिन क्या गलती हो रहा है,
इंटरसेक्शन वाला एरिया को देखिए, इंटरसेक्शन वाला एरिया 2 बार जुड़ जा रहा है, लेकिन हमको कितने बार चाहिए, 1 बार चाहिए, तो एक ठो को हम घटा देंगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुआ है। क्लियर है? तो ये हो गया 2 के लिए फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस क्वेश्चन होगा, और वेन डायग्राम आपको अच्छे से सीखना है। नीचे वाला 3 के लिए है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसको डायरेक्ट पढ़िए आप, ये हम सेट थ्योरी में कर ही चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, उसके बाद दो दो के इंटरसेक्शन को हम घटाते हैं, फिर लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम और प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो। अब आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन की बारी आई। हाँ, क्वेश्चन की बारी आ गई। इतने इंतजार के बाद टाइम इसलिए लगा है पहले लेक्चर में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए वही सारी चीजें आ गई, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। पहली बार, एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, तो लिखते जाते हैं साथ में सॉल्यूशन में, डाइस को रोल किया जाता है, डाइस को रोल किया जाता है। अब बोल रहा है, देखिए कंडीशन, 3 से अधिक संख्या प्राप्त करने की घटना को हम ए है, ठीक है, मानते हैं ए है, 3 से अधिक संख्या प्राप्त करने की घटना ए है, वैसी ही माना 5 से कम संख्या प्राप्त करने की घटना बी है, तब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी का मान निकालना है, जो आपके जस्ट पहले हम ये फॉर्मूला देखे हैं इससे पहले वाले स्लाइड में। तो अब बताइए, डाइस को रोल किए तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं, हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इवेंट ए को क्या नाम दिए हैं भाई, बताइए। इवेंट ए कौन सा है, जिसमें 3 से अधिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, 3 से अधिक, बराबर नहीं बोला है भाई, 3 से अधिक। तो 3 से अधिक में क्या क्या आएगा भाई, पासा को जब हम रोल किए हैं, फेंके हैं डाइस रोल, तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। और दूसरा इवेंट क्या है, बी, बी को क्या बोला है भाई, 5 से कम आना चाहिए बोला है, 5 से कम आना चाहिए। तो 5 से कम क्या क्या आ सकता है भाई, 1 भी 5 से कम है, 2 भी, 3 भी और 4 भी, लेकिन 5 नहीं आ सकता भाई, क्योंकि वो बराबर नहीं बोला है, 5 से कम बोला गया है। अब देखिए क्या बोला है, आंसर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग और क्या चाहिए हम लिख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पिछला स्लाइड में पढ़े हो आप, एक बार देख लीजिए, ये है आपका फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो हम उस फार्मूले को पहले लिख देते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो अभी तक हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं निकला है ना, अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, यहीं पे मैं कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, फेवरेबल, फेवरेबल में कितना नंबर है ए सेट में, 3, और टोटल तो हमारा 6 ही है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या आ गया, 1/2। सेम देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेकेंड वाले में कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फेवरेबल कितना है बी में, देखिए 5 से कम होने वाले कितने हैं, 4 हैं, और टोटल कितना है भाई हमारे पास 6। तो 4/6 को जब हम 2 से कैंसल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 2/3। इस फार्मूले में देखिए हमको क्या क्या मिल गया भाई, ए भी मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मिल गया, लेकिन हमको ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू अभी नहीं पता है, तो वो आपके सामने पड़ा है। ए इंटरसेक्शन बी को देखिए ध्यान से, ए को देखिए और बी को भी देखिए, दोनों में क्या कॉमन वैल्यू है, ठीक है।
ए में क्या क्या है भाई, ए वाला जो सेट है जो पॉसिबल है उसमें क्या क्या है, 4 5 और 6, और बी वाले में 1 2 3 4। कौन सा एलिमेंट कॉमन दिख रहा है आपको, केवल और केवल एक एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, वो क्या है, 4 है। तो उसको हम लिख देते हैं कि ए इंटरसेक्शन जो बी है उसमें क्या आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कितना एलिमेंट है उस सेट में फेवरेबल, 1 और टोटल 6। अब ये तीनों चीज आपको मिल गया, प्रोबेबिलिटी आप 1/2 ए का, प्रोबेबिलिटी आप बी 2/3, और प्रोबेबिलिटी आप ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया, 1/6। अब इसको हम फार्मूले में रख देते हैं भाई, जो आपके सामने फार्मूला रखा हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, ए का मान क्या है प्रोबेबिलिटी का, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या आया है, 2/3, और -1/6। आप इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करिए, एलसीएम आएगा टोटल 6, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4, और यहाँ पे आएगा माइनस का 1। तो ये क्या हो गया, 2 से हम इसको करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा आपका कितना, ए यूनियन बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। फिर से देखिए इसको, सॉरी गाइस, टेक्निकल इशू था कुछ। हम यहाँ पे आए थे कि प्रोबेबिलिटी आप ए प्लस प्रोबेबिलिटी आप बी माइनस प्रोबेबिलिटी आप ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लिए थे। तो यहाँ तक पहुँचे थे, देखिए 3 + 4 - 1, तो क्या हो गया 6/6। तो टोटल आंसर हमारे पास क्या आ गया गाइस, इसका 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ गया 6/6 मीन्स 1। क्या ये ऑप्शन हमारे पास है अवेलेबल, देखते हैं। हाँ, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब आप ये सोचिए कि कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान 0 से 1 तक हो सकता है, 1 मैक्सिमम है, 1 मतलब पूरा हो जाना, 1 मतलब कंप्लीट हो जाना वो, और 0 मतलब बिल्कुल नहीं होना। तो यहाँ से आप थोड़ा सा सोचिएगा, आगे हमको क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है, बट प्रोबेबिलिटी को देखने का नज़रिया हमारा ऐसा होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें प्रोबेबिलिटी का मान क्या आया है, 1 आया है। 1 आया है मतलब सब कुछ आ जाना चाहिए। तो आप नोटिस करिए, यहाँ आपके पास ए में क्या है और बी में क्या है, बी में 1 2 3 4, 4 तक आ गया, और ए में क्या आ गया 4 5 6। तो सेट में तो हम दोनों चीज़ों को क्या है, दोनों जगह रहे, एक जगह रहे। यूनियन के केस में क्योंकि हमको आंसर किसका पूछा गया है, देखिए हमको आंसर पूछा गया है यूनियन का। तो यूनियन क्या बोलता है, या तो ए में होगा तब भी मेरे को चलेगा, बी में होगा तब भी चलेगा, और दोनों में होगा तब तो चलेगा ही। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए और बी को जब हम मिला के देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी आ गए जितना सैंपल स्पेस में है। मतलब हमारा फेवरेबल बटा जो हम अपॉन क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस, वो क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए इस इवेंट में इस प्रोबेबिलिटी इवेंट का प्रोबेबिलिटी आना 1 जो आया है वो सही है। उसको हम ऐसी नॉर्मल सोच भी सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स आ गए हैं करके। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आई थिंक वीडियो लेक्चर जो है बड़ा हो गया है। एक क्वेश्चन मैं और आपको कराता हूँ, बाकी क्वेश्चंस और बाकी 2 टॉपिक्स, बस आपके 2-3 टॉपिक्स बचे हैं जिससे को हमको समझना है। उससे कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट के आधार पे हमको फार्मूला डिराइव करना है, और सिर्फ फार्मूला याद रखना है और आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। एक थैले में 30 गेंद है जिनको 1 से 30 संख्या दी गई है। एक थैला है जिसमें से 30 गेंद है, जिसमें से 1 से 30 संख्या दी गई है। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से, जिसको रेंडम बोला जाता है, रेंडम रूप से निकालने पर गेंद की संख्या
5 या, मैं बार बार आपका फोकस एडिशन प्रिंसिपल पे इसीलिए लेके गया था कि आपको समझना है। या बोला है, या मतलब प्लस या यूनियन, क्लियर है, प्लस या यूनियन, और एंड बोला जाता है तो गुना या इंटरसेक्शन, क्लियर है। तो यहाँ का आंसर जो है 5 या 7। आगे पढ़ते हैं। 5 या 7 का गुणक होने की प्रायिकता होगी। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उस वो हम देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा, क्लियर है। तो फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। एक थैले में 30 गेंदें हैं जिनको 1 से 30 तक संख्या दी गई है। एक गेंद निकालने पर, रेंडम रूप से निकालने पर गेंद की संख्या जो है 5 या 7 का गुणक होना चाहिए। गुणक मतलब जो हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा जिसको बोलते हैं, वैसा होना चाहिए। तो अब आप गेंद जैसे इसको ट्रीट मत करो, आप इसको ऐसे समझो कि 1 से 30 नंबर दिया गया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में लेके चला था, 1 से 20 नंबर है, उसमें प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम वैसे ही चलना है आपको। तो देखिए, पहला जो हमारा सैंपल स्पेस है वो गेंद का सैंपल स्पेस है, जिसमें कहाँ से कहाँ तक नंबर है भाई, 1 2 3 4 5 से हमारे पास जो नंबर है वो 30 तक है। अब हम लोग पहला इवेंट हम लेते हैं, जो गेंद निकालते हैं वो 5 का गुणक हो। क्या होना चाहिए पहले इवेंट को, 5 का गुणक। जैसे ही ऐसे हो 5 का गुणक, आपको कभी भी बोला जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको ये समझना है कि कंटिन्यूएशन में नंबर जब भी हो, 1 से स्टार्ट होके 30 तक है, तो 5 का गुणक का क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25 और 30 लास्ट, क्योंकि 1 से 30 तक है, क्लियर है। अब ए में टोटल कितने एलिमेंट है वो आप अभी से काउंट कर लीजिए। क्या हो गया, 5 10 15 20 25 और 30। आपको कितना एलिमेंट मिला है, 6 एलिमेंट मिला है। हम इसकी प्रोबेबिलिटी यही निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल 6 और बटा 30, तो क्या हो गया 1/5। एक इवेंट को हम ए नाम दिए, जिसको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 5 का गुणक हो, तो हम 5 का गुणक लेके चल गए। अब दूसरा जो है 7 का गुणक होना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। 7 का गुणक, क्वेश्चन देख लीजिए, 7 का गुणक लेते हैं, तो उस इवेंट को हम नाम दे देते हैं बी। इसको हम ले लेते हैं 7 का गुणक। तो 7 का गुणक, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 7 से, फिर क्या आएगा 14, फिर 21, फिर 28। क्या इससे ज्यादा आएगा, क्या नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आप बी हम लोग ले लेते हैं। टोटल कितना एलिमेंट दिख रहा है भाई, देखो 4 एलिमेंट है बी में, और टोटल कितना है हमारे पास 30 है। तो ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 15 जा, तो इस प्रोबेबिलिटी आप बी का मान आप क्या आ गया, 2/15। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, 5 या 7 का गुणक। तो 5 या 7 का गुणक पूछा गया है, इसका मतलब है आपको, हम एक इवेंट को क्या माने हैं, एक इवेंट को हम माने हैं ए और दूसरे इवेंट को माने हैं बी। तो या जब भी बोला जाता है सेट के कॉन्सेप्ट में, तो हम क्या बोले हैं कि या तो प्लस या तो यूनियन। तो ए और बी हमारा क्या है, सेट है ना, उसमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया था, यहाँ आपको या के कॉन्सेप्ट से दिया है। और अगर आप ये या का कॉन्सेप्ट नहीं समझे, एडिशन प्रिंसिपल नहीं समझे, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इस वाले फॉर्मूले के लिए, ए यूनियन बी के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फार्मूला होता है, क्लियर है। लेकिन अब हमको यहाँ देखना है कि क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास पी ऑफ बी है, हमारे पास पी ऑफ ए है, लेकिन हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है।
तो अब इसके लिए हमको समझना है कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ये एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना होगा कि देखिए क्या 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 गुणक बोला है। एक बार 5 का गुणक बोला है और एक बार 7 का गुणक बोला है, लेकिन हमको अब क्या करना है, देखिए हम क्या ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 5 इंटरसेक्शन लिए तो क्या बोलेंगे, 5 और 7 का गुणक, 5 और 7 का गुणक। तो 5 और 7 का गुणक जब भी आप एक बार फिर से सीख लीजिए, 5 और 7 का जब भी गुणक आए, किसी भी नंबर का 2 का गुणक आए, तो उसका आंसर होता है एलसीएम ऑफ 5 एवं 7 का गुणक। हमेशा एलसीएम लेके आपको चलना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में किसका गुणक आएगा, दोनों के एलसीएम का गुणक आएगा, गुणन हो गया है, गुणक आएगा। तो आप देखिए 5 और 7 का एलसीएम क्या आता है, 5 और 7 का एलसीएम आता है 35। तो क्या 35 का गुणक हमको मिलेगा हमारे सेट में? देख लीजिए हमारा जो सेट कहाँ से कहाँ तक का है, हमारा जो सेट है 1 से 30 तक का है, और हमको किसका गुणक चाहिए, 35 का। तो क्या ये पॉसिबल है 35 का गुणक? तो ए इंटरसेक्शन का मान क्या आ गया, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ध्यान से समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5, तीनों को हम फार्मूले में रख देते हैं और हमारे हमको यूनियन का आंसर मिल जाएगा। तो मैं यही साइड में यहाँ पे साइड में हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बार बार पेज में आगे पीछे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको आंसर को, ठीक है। तो फार्मूला भी आपके सामने है, सारे वैल्यूज भी आपके सामने है, सिर्फ रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान हमको क्या मिला है, देखते हैं पीछे जाके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान हमको मिला है 1/5, 1/5, तो वो रख देते हैं 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान मिला है हमको 2/15 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का मान मिला है हमको 0। एलसीएम आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2। तो 3 + 2 5/15, 5 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम और ये 3 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आ गया ए यूनियन बी का मान आ गया आपका 1/3। क्या ये ऑप्शन क्वेश्चन में है? ये देखते हैं 1/3 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/3। ये हमारा हो गया आज का सेकेंड क्वेश्चन। आई थिंक वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि क्या कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको दिया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, सेम आपके पास ये क्वेश्चन है एज अ होमवर्क क्वेश्चन, आप ट्राई करिए इसको। ये वीडियो यहीं पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से 12 तक अंकित संख्याओं में 12 टिकटों में से, फिर से वही 1 से 12 टिकट, जो टिकट है 12 ठो, उसमें 1 से 12 नंबर लिखा है। रेंडम रूप से हम एक टिकट निकालते हैं, तो या तो 2 आना चाहिए और अथवा, मैं पहले ही बता दिया हूँ, अथवा को या भी बोलते हैं और है ये, है ना, से विभक्त होने वाली संख्याओं के प्राप्त होने की प्रायिकता निकालिए। तो 2 से प्राप्त होने वाले को आप एक इवेंट लेंगे, 3 से को एक इवेंट, और दोनों से विभक्त होने वाले को आप हमेशा एलसीएम लेंगे। याद रखना कि छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है जो हम पहले की क्लासेस में पढ़ते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। 2 अथवा 3 से, दोनों से जब विभक्त होने वाली बात हम करेंगे तो उस समय हम एलसीएम लेके चलेंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि आपके लिए होमवर्क के लिए, इसके बारे में भी आप देखिएगा, ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली इज। अल्टरनेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा एक बार कोशिश, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है उस पे होगा, है ना। इससे आप कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको समझ में आएगा तो। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज़ हुआ है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए बी आर इवेंट, यूनियन का मान दिया है, इंटरसेक्शन का मान दिया है, कॉम्प्लीमेंट आप ए का मान दिया है, तो आपको ये चीज़ ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दे देता हूँ, इसको हमको वेन डायग्राम से करना है, सबसे आसानी से होता है वेन डायग्राम से। तो जितने भी क्वेश्चन है ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसके आगे के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं फ्रेंड्स, इसका डिस्कशन हम आगे की क्लास में करेंगे। आपसे क्वेश्चन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम इन क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में पहले लेंगे, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। केवल 3 लेक्चर में आई थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी, और लास्ट लेक्चर में हम जो थर्ड लेक्चर है उसमें पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस रखेंगे। तो थैंक यू गाइस।